अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन महदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कुछ ही दिनों बाद एक क्रिकेट की फेस्टिविटी दोबारा शुरू होने को है, जिसके लिए ज़िम्बाब्वेन टीम आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें भारत की, तो मुसलसल इंडिया की जानिब से सियासत को खेल में लाया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना के बायस भारत को अपना IPL UAE में कराना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में अब PSL के बाद ज़िम्बाब्वेन सीरीज़ आ रही है। लगता है ये इसी वजह से भारतीय जले भुने बैठे हैं, और यही इसी पे आज शो का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी जानिब भारत एक बार फिर खेल में सियासत को ले आया। भारतीय हाई कमीशन ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के भारतीय कोच लाल चंद्र राजपूत को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए यूनुस खान और मुश्ताक अहमद की खिदमत हासिल न करने का फैसला। पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। सीरीज के 6 में से 5 मैचेस में अलीम डार ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। कायदे-आज़म ट्रॉफी सेकंड 11 टूर्नामेंट का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। सिंध ने सेंट्रल पंजाब को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। दीगर दोनों वेन्यूज पर खेले जाने वाले मैचेस ड्रॉ हो गए। लंका प्रीमियर लीग की प्लेयर्स ड्राफ्ट मुकम्मल। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद, आजम खान, शुएब मलिक, उस्मान चिनवारी और आसिफ अली मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज की नुमाइंदगी करेंगे। PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के नए सदर मुंतखब। नदीम उमर का क्रिकेट की तरह स्क्रैबल को बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। नेशनल हॉकी अंडर 16 बॉयज चैंपियनशिप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कमजोर टीम वुल्व्स ने लीड्स यूनाइटेड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया, जबकि बर्नले और वेस्ट ब्रॉनविच के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद में वो लैंड किए और उसके बाद अब ज़ाहिर एक हफ्ता जो है क्वारंटीना में रहेंगे, उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब भारत ने एक बार फिर से पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व किया है, सियासत को खेल में दाखिल किया है। और जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि सौरव गंगुली ये बार बार कहते आ रहे थे, मैं कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि पाक भारत सीरीज़ अब नहीं होगी और जो डिसाइड करेगा वो वज़ीर आज़म डिसाइड करेंगे, हम कुछ बात नहीं कर सकते। हालांकि क्रिकेट डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में होती है और पहले भी होती रही है। जब भी हालात ख़राब होते थे क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, और ये डिप्लोमेसी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा भारत की जानिब से। और आज भी हमने देखा कि लालचंद जो कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कोच हैं, उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया गया। पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है, ये भारत की जानिब से, भारतीय हाई कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे आज। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, खेल की दुनिया में, सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम तला और मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं, एक बार फिर से यही मौक़िफ़ आ रहा है और इस बार तो भारतीय हाई कमीशन इन्वॉल्व हो गया है। एक हेड कोच है एक टीम का, लालचंद, ठीक है उसका ताल्लुक भारत से है, लेकिन एक किसी और मुल्क की जानिब से वो आ रहा था, उसको आपने ये एक कैरेक्टर वो लगा कर, एक टर्म लगा के, भाई खतरनाक मुल्क है, आपने मना कर दिया आने से, और फिर वो मान भी गए। ज़ाहिर उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। देखिए, मसला ये है कि भारत की जहनियत मुतासिबाना है और बड़ी तंग नज़री के साथ वो देखते हैं। खेल में वो सियासत को लेकर आ गए हैं, हालांकि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट के मामलात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय ऑफिशियल या भारतीय हुकूमत सियासत को लेकर आई है, वो बड़ा नुकसानदेह है क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। अब आप देखें, ये लालचंद राजपूत कौन है? ये 2 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं भारत की जानिब से 80 के अशरे में, और मुंबई से इनका ताल्लुक है। अगर वो कहीं और कोचिंग हैं और किसी और मुल्क के साथ आ रहे हैं, वो भारत की क्रिकेट टीम के साथ तो नहीं आ रहे थे। और जबकि पाकिस्तान ने कितनी फराख दिली का मुजाहरा किया, इन हालात में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जिम्बाब्वे में इनको वीज़ा इशू किया ताकि ये पाकिस्तान जा सके। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत पाकिस्तान से इतनी नफ़रत, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रवैया, जो नाजेबा रवैया इख्तियार करना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कि क्रिकेट और सियासत वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जो बहुत नुकसानदेह। अब अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। इस दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया में होना था वो अब मुलतवी हो गया, वो 2022 में होगा। तो अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। आपको याद होगा
होगा 2016 में भी भारत को मेजबानी मिली थी वर्ल्ड T20 की, पाकिस्तान शाहिद आफरीदी की कप्तानी में गया था। अब देखना ये कि मौजूदा सिनारियों में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाकर वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेती है या नहीं लेती, क्योंकि कहीं और नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड में हुआ था, मैनचेस्टर में, किसी और मुल्क में था। तो अब भारत में हो रहा है, जो हालात हैं उनको देखते हुए, जो भारत का तंग नजरी का रवैया है उसको देखते हुए, मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को देखते हुए, क्या पाकिस्तानी टीम जाएगी भारत वर्ल्ड T20 में? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मेरी नजर में भारत को क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। इससे उसका वो मकरू मुतासिबाना चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ गया है। बिल्कुल, भारत सियासत और खेल दोनों को ही, दो कश्तियों का सवार है और दोनों को ही साथ लेकर चल रहा है। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आईसीसी भी ये देखती रहती है, कोई उसको कुछ कहता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आईसीसी तो मैं पहले भी मोहसिन आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, वो तो अब हट गए, लेकिन उनके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मनोज सोहानी, उनका ताल्लुक भारत से है। जो आईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ताल्लुक भारत से है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक भारत से है। अगर आप दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर चले जाएं तो आपको सिवाय भारतीयों के किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही, किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आएगा। इकबाल बेग साहब ये बात फरमा रहे थे और फिर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह भारतीय हाई कमिश्नर ने रोका और रोकने का जो जवाब पेश किया राजपूत साहब को, उनको ये बात कही गई कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है। मैं समझता हूँ कि कोई भी अकल का अंधा या नज़रों का अंधा भी ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में श्रीलंका आई, जिम्बाब्वे आई और उसके बाद PSL पूरा यहाँ हुआ। तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये कहना कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, ये कहना अब सही नहीं होगा, मैं समझता हूँ। और जो पहले आपकी बात अधूरी रह गई, अगर आप वो कंप्लीट करना चाहें तो। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आईसीसी में डोमिनेंस भारत की है। भारत को इस बात का जोम है कि सारे स्पॉन्सर्स उसके पास हैं। जो मार्केटिंग है आईसीसी की, जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं उनका ताल्लुक भारत से है और वो इसी जोम में डोमिनेट कर रहा है। पहले बिग 3 बनाया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर, वो मंसूबा नाकाम हो गया। अब उसके बाद वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी डोमिनेंस रखे। सौरव गंगोली जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बने, बीसीसीआई के, वो उनको भी लोगों ने कहा कि आप चले जाएं उधर, आप जाकर आईसीसी के चेयरमैन बन जाए शशांक मनोहर की जगह, लेकिन गंगोली नहीं गए। तो गंगोली का भी रवैया सबको पता है। जिस तरह से इंग्लैंड में 2000 के अशरे में एक फाइनल में जब भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को, किस तरह से अपनी शर्ट उतारकर सौरव गंगोली ने लहराई लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, तो उनके रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जहां तक आपने बात की मोहसिन के खतरनाक मुल्क है, तो खतरनाक मुल्क अगर है पाकिस्तान, तो क्रिकेट तो हो रही है ना यहाँ। अगर मतलब आप भारत की तो मिसाल लेना कि अभी जिस तरह से कोरोना वायरस आया, कोविड-19, भारत कितना मुतासिर है, वहां पर तो और मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ वो दहशतगर्दी की अगर नुक्ते निगाह से कहते हैं तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो भारत है, जिसने 5 अगस्त 2019 से कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। तो वो खतरनाक मुल्क नहीं हुआ। वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम है। मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। और अगर वो इस तरह का इल्जाम लगाकर अपने कोच को रोकते हैं तो ये उनकी जो मुतासिबाना जहनियत की अक्कासी करता है। बिल्कुल, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनकी मुतासिबाना जहनियत की आकाश है कि वो एक कोच को आने से रोक रहे हैं। लेकिन एक जानिब भारत ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके भारतीय कमीशन उनके कोच को आने की इजाज़त नहीं दे रहा, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साथ वार। दूसरी जानिब हम यही देखते रहते हैं कि अभी IPL जारी है, इंडियन प्रीमियर लीग जारी है, उस पर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स अपने चैनल्स के ऊपर बात करते रहते हैं IPL के ऊपर। और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी वो रिसेंटली आके ये बयान दे देते हैं कि IPL पाकिस्तानियों को खेलना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं खेले तो उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बयानात पाकिस्तानियों की जानिब से आना, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि भारत कभी भी ये नहीं चाहता था कि पाक भारत सीरीज़ हो। फिर अब तो वसीम खान साहब ने बोल दिया कि अगले 4 साल तक उनको कोई सीरीज़ होती हुई नजर आ नहीं रही और हो भी नहीं सकती, उन्होंने बात बोली है। देखिए, तला सबसे बड़ा रुपया, जो पैसे में बड़ी ताकत है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, तो आपको पता है कि चूंकि लोग अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं, तो वो IPL को, जबकि IPL के मैचेस पाकिस्तान में नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन वो IPL को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरी नज़र में, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, मेरी नज़र में सरासर गलत है। टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा। अगर वो आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते तो फिर आप उनको भी उन्हीं की ज़बान में जवाब
जवाब दें। हम तो उनके साथ बड़े मफाहिमाना दोस्ताना अंदाज से बात करते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, अब आप देखें ना कि आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, ना कमेंटेटर है ना खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने राइट ऑफ किया हुआ है। जब उन्होंने हमें राइट ऑफ किया हुआ है, जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव, इवन हमारा अंपायर भी वहां कोई नहीं है, हमारा कमेंटेटर भी कोई नहीं है और हमारे खिलाड़ी भी नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है हम उसको हाईलाइट करें। यह हर एक की अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साबिक क्रिकेटर्स को, क्योंकि मुल्क की इज्जत और वकार जो है वो सबसे अहम चीज होती है, उसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मुल्क की इज्जत और वकार पर कोई बिल्कुल बिलाशुबा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। साथ साथ जैसा कि हमने देखा आने वाला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तो उसके लिए वसीम खान साहब ने कहा कि जिम्मेदारी भारत पर है प्लेयर्स की वीज़ों की। तो आप क्या समझते हैं कि वसीम खान साहब ने तो उम्मीद जाहिर की है कि वीज़े दे दिए जाएंगे, वीज़े मिल जाएंगे, आपको क्या लगता है कि वाकई वीज़े मिल सकते हैं? अच्छा इकबाल साहब, मैं इस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह मोहसिन ये कह रहे हैं कि क्या वीज़े इस तरह वीज़ों का इजरा इतना आसान हो जाएगा, और अगर नहीं होता खुदा न खास्ता, तो आपको लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आईसीसी इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरवीन करेगा वो? क्योंकि मौशी तौर पर भारत, चाहे वो उनका बीसीसीआई हो, चाहे ओवरऑल उनकी इंडस्ट्रीज़ हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटरवीन कर सकता है आईसीसी? आईसीसी तो बड़ा मुश्किल है कि इंटरवीन करे, लेकिन देखें ये आईसीसी का इवेंट होगा वर्ल्ड टी20, और वर्ल्ड टी20 में हर टीम को पार्टिसिपेट करना है। पाकिस्तान इनकार कर नहीं सकता। जिस तरह आपको याद होगा कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ 2019 का, पहले भारत धमकी दे रहा था कि हम नहीं खेलेंगे और ये और वो, लेकिन मजबूरन भारत को खेलना पड़ा, हालांकि वो इंग्लैंड में था। तो पाकिस्तान इनकार तो नहीं कर सकता। अब गेंद होगी भारत के कोर्ट में, क्या भारतीय हुकूमत वीज़े देगी? और मेरे ख्याल में मुझे तो यही लगता है कि वो वीज़े ज़रूर देंगे, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल इवेंट है, वो ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो इनकार नहीं कर रहा ना भारत जाने से। पाकिस्तान को तो खेलना है, इस वजह से मजबूरन खेलना है कि ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है तला, ये एक वर्ल्ड इवेंट है, वर्ल्ड टी20 है, तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली जाएगा। अब अगर पाकिस्तानियों को वो वीज़े इशू करते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के हवाले से भारत के तमाशाइयों का क्या रद्द अमल होता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए, जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो जिसके लोगों ने किस तरीके से मुसलमानों पर दिल्ली में जो हमने वीडियोस देखी, क्या क्या मजालिम नहीं ढाए, जो तालिबात के साथ क्या क्या मजालिम नहीं ढाए। तो देखना ही है कि वहाँ के क्राउड का रवैया क्या होगा जब पाकिस्तानी टीम जाती है। खासी मुश्किल सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बहुत दबाव में होगा उस वर्ल्ड टी20 में, सिक्योरिटी बड़ी सख्त होगी पाकिस्तानी टीम की, तो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है पाकिस्तान के लिए। एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। साथ साथ हमने देखा कि श्रीलंका प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें पाकिस्तान की जानिब से नदीम उमर की टीम गाल ग्लैडिएटर्स शिरकत कर रही है, और यहाँ ये भी इतलात आ रही हैं कि उसकी वजह से इंडियन ने अपनी कोई प्लेयर्स वहाँ नहीं भेजे या अपनी कोई टीम नहीं ख़रीदी। तो इस पे आप क्या कहेंगे, इतना तासुब सही है? और फिर जैसे सीरीज़ की हम बात करते हैं कि वसीम खान साहब ने कहा कि 4 साल तक कोई सीरीज़ नहीं हो सकती पाकिस्तान से, तो प्लेयर्स इसमें कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो? देखिए, प्लेयर्स कैसे चाहेंगे जब तक हुकूमतें नहीं चाहेंगी और क्रिकेट बोर्ड्स नहीं चाहेंगे। हुकूमत के ताबे होते हैं क्रिकेट बोर्ड। अगर हुकूमत उन्हें कहेगी, भारत के पास तो देखें ये बहाना है कि भारतीय हुकूमत उन्हें खेलने से मना करती है पाकिस्तान से। अभी 2018 में जो एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ, चूँकि एक गैर मुल्की वेन्यू पर वो हो रहा था, इसलिए भारत ने अपनी टीम भेजी, पाकिस्तान भी गया वहाँ खेलने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय हुकूमत उन्हें इस बात की इजाज़त देगी। और आपने पहले पोर्शन में क्या पूछा था तला मुझसे? ये गाल ग्लैडिएटर्स वाला मैंने सवाल किया था श्रीलंका प्रीमियर लीग के हवाले से कि लंकन प्रीमियर लीग हो रही है। आपको पता है एक दफ़ा ही हुई थी श्रीलंका में प्रीमियर लीग, फिर उसके बाद वो नहीं हो सकी, उस पर क्वेश्चन मार्क उठे। लेकिन अब ये लीग हो रही है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक की टीमें, यहाँ भी भारत का रवैया मुतासिबाना है कि उन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, ना भेजे, पाकिस्तान को तो क्रिकेट खेलनी है। मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम है नदीम उमर साहब का कि वो अपनी टीम लेकर जा रहे हैं। शाहिद आफरीदी उनके आइकन प्लेयर्स होंगे। कल ड्राफ्ट भी हुआ है लंकन प्रीमियर लीग का, तो और लंकन प्रीमियर लीग के मैचेस पाकिस्तान में भी दिखाए जाएंगे, तो यकीनन जोशो खरोश होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो कोयटा की ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान की टीम है। गॉल ग्लैडिएटर्स जो है वो वहाँ हिस्सा लेगी, लेकिन वो है नदीम उमर की ग्लैडिएटर्स हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर देम। ऑल द बेस्ट फॉर देम। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खामियों से भरपूर
नेशनल T20 कप को कामयाब तरीन करार दिया, इस पर बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और बेसिकली जैसे हमने बोला कि हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खामियों से भरपूर नेशनल T20 कप को कामयाब तरीन होने का उन्होंने दावा किया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कल अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह हक साहब, जो कि करंटली हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, लेकिन चीफ सेलेक्टर के अहदे के मुताबिक उन्होंने टीम का स्क्वाड का ऐलान किया। और मेरे ख्याल में आखिर में जाते जाते उन्होंने एक आखिरी कील उन्होंने ठोक दिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, स्क्वाड तो हमारे सामने, और ये हमने देखा है कि लग रहा है आपको कि हिस्ट्री में कोई ऐसी तारीख हुई है कि कराची से कोई भी प्लेयर इस स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है? ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह से याद है, 1983 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज़हीर अब्बास की कप्तानी में भारत गई थी तो आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों का ताल्लुक कराची से था। उस वक्त इतना टैलेंट था। तो क्या क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई? क्या कराची की क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई है कि कराची से अब कोई प्लेयर नहीं आ रहा? आखिरी जो प्रोमिनेंट प्लेयर आया था वो असद शफीक था, और फिर उसके अलावा सरफराज अहमद तो उससे पहले खेल गए थे। लेकिन जिस तरह से टीम का इंतखाब हुआ है, तला और मोहसिन, आप अगर हकीकत की निगाह से देखें तो ऐसा लग रहा है कि टीम का इंतखाब पसंद नापसंद की बुनियाद पर हुआ है। आप मुझे बताएं, इफ्तिखार अहमद का क्या तुक बनता है? इफ्तिखार अहमद को मिसबाह उल हक कहते हैं कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है। इफ्तिखार अहमद ने 2015 में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया। 5 साल हो गए। 5 साल में इफ्तिखार अहमद 3 टेस्ट, 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 10 T20 खेले। तो अगर वो इतने अच्छे खिलाड़ी होते तो कभी-कभी मिसबाह बातों में ये भी कह गए थे कि इफ्तिखार अहमद जो है यंगस्टर हैं, वो भी खेलेंगे टीम में। बातों में बात बोल चुके हैं वो। हाँ, अभी वो सितंबर में 30 साल के हुए, लेकिन अगर आप उनको देखें तो अंदाजा हो जाएगा कि माशाल्लाह उनके वालिदैन ने शायद उनकी उम्र कम लिखवाई थी, वो 30 साल के लगते नहीं है। लेकिन चलें, ये तो एक लाइटर नोट में बात है। लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो आप इफ्तिखार अहमद से क्या निकालना चाहते हैं? इस डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 था, दादू सिंध का एक राइट आर्म लेग स्पिनर है जाहिद महमूद, उसने 9 मैचों में 12 खिलाड़ियों को आउट किया। इतना बेहतरीन लेग स्पिनर है। उस्मान कादिर ने 10 विकेटें ली 9 मैचों में। लेकिन उस्मान कादिर को अगर आपने टीम में रखा था, जब 2018 में मिसबाह उल हक ने चार्ज लिया था पाकिस्तानी टीम का, और जब श्रीलंका की टीम यहाँ आई थी पाकिस्तान, तो उस वक्त उस्मान कादिर टीम में आए लेकिन उन्हें नहीं खिलाया गया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गए, नहीं खिलाया गया, टीम से बाहर हो गए। अब दोबारा टीम में आ गए, तो या तो आप उनको खिलाएं और आप उनको टीम में एक आपने फुटबॉल बनाया हुआ है कि इन करते हैं, आउट करते हैं, फिर आप दूसरे खिलाड़ियों का भी हक मार रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। जिन्होंने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया था वो टीम में आ गए। जैसे आप बात कर रहे हैं उस्मान कादिर की, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कौन उनको टीम में लेकर आ रहा है। ज़राए बताते हैं कि बाबर आजम से करीबी दोस्ती है, जिसकी बिना पर वो टीम में आ रहे हैं, पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में। और साथ साथ कल हमारे शो में शुएब मोहम्मद साहब मौजूद थे, तो उनसे जब मैंने सवाल किया तो वो ये कह रहे थे कि पोटेंशियल है उस्मान कादिर में, उसको मौका देना चाहिए। तो क्या जाहिद महमूद में पोटेंशियल नहीं है? नहीं, वो तो शुएब मोहम्मद इसलिए पोटेंशियल का कह रहे होंगे कि शहजर मोहम्मद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हो चुके हैं, कमेंट्री वगैरह कर रहे हैं, पीसीबी के पैनल में आ गए हैं। तो शुएब मोहम्मद फिर कैसे कहेंगे? लेकिन आप ये देखें, पोटेंशियल है, नो डाउट। उस्मान कादिर अच्छा बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ग्रेट क्रिकेट खेला, और फिर वो एक वक्त था कि उसे नेशनलिटी मिल रही थी। जब अब्दुल कादिर मरहूम जिंदा थे, उसे नेशनलिटी मिल रही थी, लेकिन नहीं ली, उसने यहाँ आ गया। भाई अगर उसमें पोटेंशियल, आप उसको खिलाओ तो सही। आप खिलाते नहीं है, टीम से इन आउट करते, न उसको मौका देते, न किसी और खिलाड़ी को मौका देते। आई हैव नथिंग अगेंस्ट उस्मान कादिर, अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको मौका दें तो पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। इस तरह जाहिद महमूद बेचारा गरीब है, एक हारी का बेटा है, उसकी कोई जान पहचान नहीं है, वो बस आ गया। और मिसबाह उल हक साहब जो है, उन्होंने टीम का इंतखाब भी कुछ इस तरह से किया है कि अपने मंजूर नज़र लोगों को उन्होंने टीम में शामिल कर लिया है। वो सारे के सारे टीम में आ गए। अब उन्होंने शुएब
मलिक को आराम कराया है, मोहम्मद आमिर को आराम कराया है, सरफराज अहमद को आराम कराया है। बाकी सारी टीम वही है। जिम्बाब्वे की टीम आप देखें, इतनी कमजोर टीम है। जिम्बाब्वे की टीम 1993 से पाकिस्तान का दौरा कर रही है, ये उसका 7वां दौरा पाकिस्तान है। अब तक वो पाकिस्तानी सरजमीन पर सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल मैचेस जीती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि उसका पोटेंशियल क्या है। अब तो बिल्कुल, आप ये कह तो रहे हैं कि इन प्लेयर्स को आराम करवाया है, जैसे कि आपने बोला भी, मलिक की आपने बात की, आपने वहाब रियाज की बात की, मोहम्मद आमिर की आपने बात की, वहाब रियाज मौजूद हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि सरफराज अहमद को वाकई रेस्ट करवाया है, वाकई उनको रेस्ट करवाया है? क्योंकि सरफराज अहमद ने कोई मैच तो खेला नहीं था, एक मैच उन्होंने खेला था, वो भी मना कर रहे थे इंग्लैंड के दौरे पर कि भाई ये मैच नहीं खेलूंगा, लेकिन यूनुस खान जिस राय कहते हैं कि यूनुस खान ने उनको मनाया कि मैच खेल लें, तो थक तो काफ़ी गए होंगे वो एक मैच खेल के, तो रेस्ट करवाया, या अब वो सेकंड विकेट कीपर जो थे वो अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे जा चुके हैं और रोहिल नजीर को अब स्क्वाड में शामिल कर लिया? आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लग रहा है कि वो जो सफ़र सरफराज अहमद का 2007 में शुरू हुआ था जयपुर से इंटरनेशनल क्रिकेट का, मुझे नहीं लगता कि जो रिजवान के होते हुए जिस तरह से रिजवान परफॉर्म कर रहा है, रोहिल नज़ीर को ले आए हैं, खुशदिल शाह भी विकेट कीपिंग कर लेता है, तो मुझे लग नहीं रहा कि सरफराज अहमद की वापसी हो, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा है और मिसबाह उल हक को सरफराज अहमद से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप में मिसबाह कप्तान थे, वकार यूनुस हेड कोच थे, सरफराज अहमद टीम के साथ गए हुए थे, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर थे, उन्हें नहीं खिला रहे थे, उमर अकमल से विकेट कीपिंग करा रहे थे वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में। वो तो शोर मचा तो सरफराज को खिलाया और ये समझ रहे थे कि वो नाकाम हो जाएगा। उसने एक आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी बना दी, उसने रन भी कर दिए दीगर टीमों के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता, मेरी जो अपनी असेसमेंट है, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरफराज अहमद का जो क्रिकेट कैरियर अब से 13 बरस कबल जयपुर में शुरू हुआ था, मुझे लगता है वो अपने इख्तिताम को, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरे में सरफराज की शमूलियत के इम्कानात कम नजर आते हैं। देखिए टेस्ट मैचेस में तो उनको पहले ही नहीं शामिल किया गया, अब T20 मैचेस के लिए वो पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को टेस्ट और T20 खेलने हैं, तो मुझे लगता यही कि सरफराज जो है वो अब टीम में नहीं होंगे और रोहिल नज़ीर जो अंडर 19 के कप्तान रहे वो बड़ी तेजी से आगे आ रहे हैं। लेकिन जो मिसबाह ने टीम को सेलेक्ट किया है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, जुनैद खान ने क्या बिगाड़ा है? जुनैद खान को रखते ही नहीं है टीम में। मेरी उन्होंने मुंह पे टेप लगा लिया था ना, आपको याद होगा। से कौन सा, हाँ, तो वो टेप, वो ऐसा जुर्म उनसे सरजद हो गया कि उनको टीम में रखते ही नहीं है। इंग्लैंड गए, वहाँ की कंडीशन का उन्हें तजुर्बा था, उन्हें वहाँ नहीं रखा। अब तो लगता है कि सरफराज की तरह जुनैद खान का भी क्रिकेट कैरियर जो है, अगर यही सेलेक्टर्स रहे, मिसबाह उल हक तो चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा बीज बोकर जा रहे हैं कि जिससे आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँच सकता है। मेरे ख्याल में टीम की सिलेक्शन जो है वो सिफारिश की बुनियाद पर हुई है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर हुई है। चीफ सेलेक्टर की आपने बात की, तो आपसे ये भी जानना चाहूँ, कौन किसको आते देख रहे हैं अब नया चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, इंज़मामुल हक ने जो है मोहसिन, उन्होंने एक अपने YouTube चैनल पर कहा था कि जो इंग्लैंड से पलट कर आएगा वो पाकिस्तान में नौकरी करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करेगा। वसीम खान आए हुए बर्मिंघम से, फिर वो सकलैन मुश्ताक भी लेस्टर में रह रहे थे, अब तो वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। फिर उसके अलावा अतीकुज़्ज़मा जो है वो इंग्लैंड में रह रहे थे, मोहम्मद जाहिद थे वो इंग्लैंड में रह रहे थे। तो अब सुनने में ये आया, मोहम्मद अकरम का नाम सुना जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगता है अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहा है, क्योंकि तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। तो मोहम्मद अकरम के पहले चांस थे चीफ सेलेक्टर बनने के, अब उनके कम है। और शोएब अख्तर ने एक अपने हमारे सहाफ़ी दोस्त को इंटरव्यू दिया, उन्होंने वो खबर चला दी कि शोएब अख्तर चीफ सेलेक्टर बनने वाले, तो शोएब अख्तर का चांस ही खत्म हो गया। अगर वो बनते तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, उसके गले के लिए एक ऐसी हड्डी साबित होते जिसको वो न निगल सकते थे ना उगल सकते थे। तो शोएब अख्तर का नाम भी अब राइट ऑफ हो गया। अब ढूंढ रहे हैं, मोइन खान का नाम अंडर कंसिडरेशन था, लेकिन कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई नदीम खान को चूंकि इख्तियारात दे दिए गए, 2 टेस्ट खेले नदीम खान, लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया, इतनी बड़ी पोस्ट पर उनको बिठा दिया है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। वो भी इंग्लैंड में शेफील्ड में रहते थे, उनकी भी वसीम खान से शनासाई दोस्ती है। तो लगता यही है कि जो, और फिर उरूज मुमताज जो विमेन विंग की वो हेड भी बनी हुई है, चीफ सेलेक्टर भी है, लगता यही है कि जो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश में बात करेगा, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेगा, वसीम खान साहब को वो पसंद आएगा। तो अब देखते हैं कि कौन बनता है चीफ सेलेक्टर।
लोहे की हड्डी की आपने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौन बनेगा। करंटली हमें ये लग रहा है कि मिसबा साहब के गले में हड्डी ज़रूर मौजूद है, क्योंकि पहले तो खबरें यही थी कि वसीम खान साहब और फिर हमने ये देखा था एहसान मानी ने बार बार ये बात बोली थी कि हम बात करेंगे मिसबा से उनके 2 ओहदों से मुतालिक। उसके बाद अचानक से खबर आई कि एक ओहदा चला गया और फिर बाद में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने ये बात बोली कि हमने नहीं कहा था, हमने कोई यूटर्न नहीं लिया, हम तो चाहते थे कोई जिम्मेदारियां उनसे कम हो जाए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। और अब हम ये देख रहे हैं जो जराए से खबरें आ रही हैं कि यूनुस खान साहब, मुश्ताक अहमद साहब इस जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान में टीम के साथ मौजूद नहीं होंगे। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेशर क्रिएट कर रहा है मिसबा साहब पे कि एक श्रीलंका आप करके दिखा दें, मैं दोबारा जो श्रीलंका ने T20 में किया था, ताकि आपका जो एक हेड कोच का ओहदा रह गया वो भी शायद चला जाए? देखिए, दबाव तो है मिसबा पर, बेपनाह दबाव है। अब यूनुस खान को तो ये इसलिए इंग्लैंड लेकर गए कि उस वक्त इन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। वो पॉपुलर डिसीजन था, हर एक ने तारीफ की कि एक आदमी, जो वाहिद आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाए, उसको ले गए एज अ कंसल्टेंट। मुश्ताक चूंकि मुलाजिम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो वो वहाँ चले जाएंगे। यूनुस खान से बातचीत चल रही थी लेकिन लगता है बात बनी नहीं। तो अब और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि मिसबाह उल हक कहते हैं उनकी मुलाकात हुई चेयरमैन PCB एहसान मानी से। आप सितंबर 2019 की 4 सितंबर 2019 की वो मीडिया टॉक उठाकर देखने, जहाँ मिसबाह उल हक भी खड़े हुए थे और उनके साथ वसीम खान भी खड़े हुए थे। और वसीम खान साहब ये कह रहे थे कि अगर चीफ सेलेक्टर जो है वो हेड कोच भी होगा तो बहुत आसानी होगी। अब क्या हो गया, 12-13 महीने के बाद के अब सब चीजें अलग हो गई। और मिसबाह उल हक को पहले नजर नहीं आया था जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि वो देख नहीं सकेंगे एज अ चीफ सेलेक्टर, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो उनकी मीटिंग हुई, उन्हें कहा गया कि वो एक ओहदा छोड़ दें, जो मेरे जराए बताते हैं, और अगर वो नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान करता। तो मिसबाह उल हक ने आफियत इसी में जानी कि बाइज्जत अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करें। तो मुझे लगता है कि मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल नहीं कर पाया है, सिर्फ सोशल मीडिया पे जारी है। जो आपने कहा ना कि T20 नेशनल T20 कप हुआ, सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे आगे, क्रिकेट की तरक्की में सबसे पीछे। आप बताएं, सूबाई एसोसिएशन के ओहदेदारान का इंतखाब अब तक अमल में नहीं आया है। आप बताएं, पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट किस जगह बैठी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंपायर्स के जो पैनल का ऐलान किया डोमेस्टिक सीजन के लिए, कितने सिफारिशी लोगों को शामिल किया गया। बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक करने में नाकाम रहा है। वसीम खान साहब जब आए थे, हमने सोचा कि एक प्रोफेशनल आदमी आ रहा है, लेकिन इंग्लैंड में 18 काउंटी हैं, उनमें से एक काउंटी थी लेस्टरशायर। यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पूरे मुल्क का 22 करोड़ की आबादी का क्रिकेट बोर्ड है। तो एक काउंटी चलाना और क्रिकेट बोर्ड चलाना, इसमें खासा फर्क है। ठीक है इकबाल बेग साहब, ये जो तमाम इश्यूज आपने बताए, वे वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन तमाम इश्यूज पर भी बात करेंगे और फिर यूनुस खान के हवाले से भी मजीद बातचीत करेंगे। क्या मामला है कि उनको कंटिन्यू नहीं करवाया जा रहा, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। स्पोर्ट्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इकबाल बेग साहब, जैसा कि ब्रेक से कबल यूनुस खान के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ वसीम खान साहब का बयान आया था कि यूनुस खान का जो मुआहदा है वो उनकी मसरूफियात की बिना पर किया जाएगा, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि दौरा जिम्बाब्वे पे वो टीम के साथ नहीं होंगे और दौरा न्यूजीलैंड के लिए उनसे बातचीत चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि तवील फॉर्मेट की क्रिकेट में यूनुस खान प्लेयर्स के साथ काम करें। तो इस पर आप क्या कहेंगे, किसके कहने पे ये सब हो रहा है? और फिर क्या वाकई 2 टेस्ट मैच के लिए अगर एक कोच आप बनाते हैं एक बड़े प्लेयर को, तो वो वाकई क्या 10-15 दिन में इतना सब कुछ सिखा देता है कि सब बैटिंग करना भी आ जाती है और टेक्निक्स भी सीख जाते हैं? देखिए मोहसिन, तबील फॉर्मेट की क्रिकेट में क्या मतलब है? अगर बैटिंग कंसल्टेंट होगा, बैटिंग कोच होगा, तो यूनुस खान तो वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले, यूनुस खान तो T20 भी खेले, तो यूनुस खान को फिर ये एक अलग क्यों कर रहे हैं? और जहां ये इतनी इन्होंने कोचेस की फौज जफर मौज भर्ती की हुई है, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देख लें कितने कोचेज इन्होंने भर्ती किए हुए इतनी भारी भारी तनख्वाहों पर। तो यूनुस खान जो इस मुल्क की इज्जत और वकार के लिए खेला, पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबलंदी के लिए खेला,
मिला उसके साथ मुआहदा क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हों, चाहे जो गैर मुल्की कोचेज हों। अभी ऑस्ट्रेलिया का डेविड हैम्प आया है, उसको नहीं पैसे दे रहे जो विमेन टीम का हेड कोच बनकर आया है। फिर उसके बाद आपके पास ग्रांट ब्रैडबर्न है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, आपके पास बेशुमार लोग हैं। तो अगर आप यूनुस खान की खिदमात से इस्तिफादा क्यों नहीं करना चाहते, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कंसल्टेंट बनाया था यूनुस को, वो सिर्फ पॉपुलर डिसीजन था कि लोगों के मुंह बंद करने के आपको नहीं लग रहा कि मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है एनसीए में, उनकी वजह से तो नहीं है ऐसा कि भाई उनको खुद लाना चाह रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? हो सकता है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ जब तक मिसबाउल हक हेड कोच है, मोहम्मद यूसुफ का आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ मिसबाउल हक पर बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे। और अब से कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं तो जो है ना क्रिकेट एकेडमी में ही, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही कोचिंग करूँगा। तो इसका मतलब है कि वो अभी भी मिसबाह की जो बातें हैं उनसे वो एग्री नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूसुफ आए। अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन ये सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, ये मिसबाउल हक के इस फेट का फैसला करेगी कि आया वो अब 2 ओहदे तो चले गए, उनसे बैटिंग कोच का ओहदा चला गया, चीफ सेलेक्टर का। तो अब ये सीरीज इस बात का फैसला करेगी कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या मिसबाउल हक हेड कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका भी अंदाजा हमें फिर जब ही होगा। बिल्कुल, ये सीरीज इस बात का फैसला करेगी। यूनुस खान के हवाले से हमने बात की, वकार यूनुस के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमने दौरे इंग्लैंड में देखा बॉलर्स की कारकर्दगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि उनका चौथा असाइनमेंट है कौमी टीम के साथ, लेकिन वही घूम फिर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे लोगों को ले आता है। अब हमने देखा है कि उमर गुल ने रिटायरमेंट ले लिए हर तरह की क्रिकेट से, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि उनको भी आगे लाया जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उमर गुल का तो तजुर्बा बहुत है और उमर गुल अभी कोचिंग कोर्स वगैरह भी कर रहे थे, लेकिन चूंकि वो और इमरान फरद खेल रहे थे तो क्रिटिसिज्म हुआ और उमर गुल ने अपने क्रिकेट कैरियर के खात्मे का ऐलान किया। यकीनन ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो जदीद दौर की क्रिकेट से वाकिफ हो, और उमर गुल T20 के एक्सपर्ट हैं, उमर गुल को लाना चाहिए। अब देखना ये कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि मिसबा जाते हैं, तो मिसबा के जाने की सूरत में क्या वकार यूनुस हेड कोच का चार्ज संभालते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें एलिवेट करता है, या वो बॉलिंग कोच रहता है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके यकीनन जवाबात हम जानना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर होंगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड के बाद। लेकिन आपको जाते हुए दिख रहा है इनका जो हेड कोच का ओहदा है, क्योंकि एक मैच भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है जिम्बाब्वे के खिलाफ तो मुश्किल तो हो सकती है मिसबाह हक साहब को रहने की। खुद ही टीम अनाउंस की उन्होंने। देखें तला देखें, जो सितंबर 2019 में मिसबाउल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आंख की तारा थे, क्योंकि वो PSL खेल रहे थे, वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, और उन्हें कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। एकदम से उन्हें 3 ओहदे दे दिए गए, और उससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी में भी थे। वो क्रिकेट कमेटी जिसने मिकी आर्थर से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे लगता है कि मिसबाउल हक जो है वो अब क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा नहीं रहे। जब भी तो उनसे जो है सरजनिश की गई, उनसे पूछगछ की गई कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से क्यों वक्त मांगा बगैर बोर्ड को बताए। तो मुझे लगता है कि मिसबाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। एक ओहदा उन्होंने इसी सर्द जंग की वजह से छोड़ा है, दूसरे ओहदे को बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ है। डिपेंड करता है न्यूजीलैंड के दौरे पर। कहा जा रहा है साहब आंख के तारे की आप बात कर रहे हैं, अब अजहर अली भी आंख का तारा नहीं रहे, क्योंकि जब मिसबाह हक से ये एक ओहदा ले लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो फिर बातें ये हुई कि अब दूसरा नंबर अजहर अली का। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मोहसिन, मुझे भी लग रहा है कि अजहर अली जो है वो उनकी कप्तानी, वो तो इंग्लैंड में जो उन्होंने कप्तानी की, जीता वो टेस्ट मैच, हम मानचेस्टर का हार गए, तो उनकी कप्तानी पे तो क्वेश्चन मार्क उठ ही रहे थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्रूम करना चाह रहा है बाबर आजम को एज अ कैप्टन, उन्हें वनडे T20 का तो कप्तान बना दिया। तो मुझे भी यही लगता है कि अजहर अली की कप्तानी भी अब यकीनन खतरे में होगी। वो तो अजहर अली और मिसबाउल हक की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप देखें, जब मिसबाह गए तो उन्होंने अजहर अली को कप्तान के लिए रिकमेंड किया। मिसबाह जब हेड कोच बने तो वो अजहर अली को एज अ कैप्टन वापस लेकर आए। ये तो वो लोग हैं जिनके सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये बताइएगा कि अब इन कौन कौन होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? चीफ सिलेक्टर कौन सा? जैसे आपने बोला मोहम्मद अकरम के चांसेस तो हैं, लेकिन अब और कौन कौन PCB का हिस्सा बनने जा रहा है? साथ साथ नेशनल T20 कप में जो ब्रॉडकास्टिंग के कुछ इश्यूज थे, देख रहे थे, जहां चौका होता था वहां छक्का लिखा आता था, जहां पर 6 रन होता था वहां 4 लिखा हुआ आता था। तो एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। क्या कमेंट्स करेंगे इस पर?
पहले तो हम नेशनल T20 से बात करें, क्योंकि मैंने अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो आपको बता दिया कि सिलेक्शन कमेटी में किन किन लोगों के नाम ज़ेरे गौर हैं। लेकिन जो नेशनल T20 हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्रॉडकास्टिंग का ठेका दिया जिस कंपनी को, उस कंपनी का हेड ऑफिस तो सिंगापुर में, क्रिकेट बोर्ड कहता है वो भारतीय कंपनी नहीं है, लेकिन उसमें बेशतर भारतीय लोग काम करते हैं। और अब देखना ये, और वो उसके उस वक्त तो वो आ ही नहीं सके ना, तो इन्होंने यहाँ से लोकल लोग पकड़े कि जिन्होंने वहाँ प्रोडक्शन की। और ज़ुहैब हसन जो बोर्ड की आंख का तारा है, उनको एहसान मानी साहब ने, जो खुद एंकरिंग करते थे और खुद भी उनकी एक कंपनी है, उनके पार्टनर भी भारतीय हैं दुबई में। ज़ुहैब हसन कंसल्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अपने लोगों को जमा किया हुआ है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। जो बुरी ब्रॉडकास्टिंग हुई, आप देखें, आपको स्कोर नजर नहीं आ रहे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ रहा था कि कौन सा बैट्समैन है, नाम गलत आए, बहुत सारे इकबाल बेग साहब, वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। प्रोडक्शन के हवाले से आपने ये बात की कि बहुत गिरा हुआ मेयार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस टूर्नामेंट का, जिसको वो अब कामयाब करार दे रहा है। उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन को हमारा आज का एपिसोड पसंद आएगा। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। तलहा आलमगीर, मोहसिन मेहदी, जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।